Hello students, today we are going to discuss the miscellaneous exercise on chapter 10। तो ये जो है वो वेक्टर कैलकुलस के ऊपर आज हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग की पढ़ाई जो है मज़े में चल रही है। ठीक है ना, आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, बस मज़े में पढ़ते रहे। ओके ना, तो चलिए आज का गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला मिसलेनियस का जो क्वेश्चंस है उसको आप देखिए बच्चों, क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चंस कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर आपको लिखना है। वो यूनिट वेक्टर क्या किया है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो यूनिट वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। तो हम लोग ऐसा लेते हैं कि लेट अ वेक्टर आर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप और वाई जे कैप। ठीक है ना, तो एक अगर हम लोग यूनिट सर्कल अगर हम लोग एक कंसीडर करें यूनिट सर्कल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट मैंने माना है, ये पॉइंट असल में एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है। तो ये पी वेक्टर है, ये पॉइंट पी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वी हैव हियर ओ एम एज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो ओ पी वेक्टर है ना, इसी को हम लोग आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आर वेक्टर अगर है जिसका मॉड्यूलस जो है मॉड ऑफ आर वेक्टर हम लोग 1 ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कैसे वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसको अगर मैं पोलर में कन्वर्ट करूँ तो कंपोनेंट ऐसा आएगा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दूं तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा, ये वेक्टर ओ एम देन एम पी। तो नाउ ओ पी वेक्टर वी कैन राइट एज बाय द ट्राइंगल लॉ ओ एम वेक्टर एंड देन एम पी वेक्टर। ठीक है ना, अब ओ एम वेक्टर, ये अगर एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, ये एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई जो इस सर्कल के ऊपर में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ एम का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ आर 1 है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर दूँ, यहाँ पर एंगल पी ओ एम को अगर थीटा मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये आपको क्या देगा, साइन थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या देगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से ओ एम का वैल्यू आपको आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ये हो गया स्केलर कंपोनेंट। अब ये अलोंग द कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एक आई कैप आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम पी, ये जो वेक्टर है इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लोग बात करें तो एम पी बाई ओ पी ये आपको देता है साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ आर जो है ये 1 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, स्केलर कंपोनेंट साइन थीटा, और इसका अगर वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो जे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर कैसा आ गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पर अगर आप इसका मॉड्यूलस लोगे तो ये कैसा आएगा, रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका मॉड्यूलस जो है ये हमेशा 1 है। तो ये जो पॉइंट पी है या फिर ये ओ पी वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर आप पी का पॉइंट को चेंज करते रहेंगे तो प्लेन में सारा यूनिट वेक्टर को आप इस जो है इससे जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा ऐसे कैपेबिलिटी है जो सारे के सारे यूनिट वेक्टर को ये एक्सप्रेशन जनरेट कर सकता है। लेकिन हम लोग को पर्टिकुलर क्या चाहिए, जो 30 डिग्री एंगल प्रोड्यूस किया है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब जब थीटा 30 डिग्री है तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री योर वेक्टर ओ पी, और कैन से दैट आर वेक्टर, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस 30 होता है √3/2 आई कैप, और साइन 30 हो जाएगा हाफ ऑफ जे कैप। तो ये जो है पहला क्वेश्चन का आंसर है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट बच्चे।
चलो नेक्स्ट सम्स करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2। दो वेक्टर को आपको ज्वाइन करना है। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है, दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है और वो वेक्टर को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये है x1 y1 z1, ये वेक्टर है q जिसका वैल्यू है x2 y2 z2, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पता है, ये जो वेक्टर आएगा पी क्यू वेक्टर, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, पी क्यू वेक्टर को x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये तो वेक्टर पी क्यू आ गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि अगर आपको सिर्फ स्केलर कंपोनेंट चाहिए, स्केलर कंपोनेंट, तो ये कौन सा होता है, स्केलर कंपोनेंट्स आएगा आपका, ये जो कोफिशिएंट है ना आई कैप जे कैप और के कैप का, इस कोफिशिएंट को बोलते हैं स्केलर कोफिशिएंट। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड देन z2 माइनस z1, यहाँ पर z2 माइनस z1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्केलर कंपोनेंट आ गया। नाउ यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप लिख सकते हो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू, ये जो आपके स्केलर कंपोनेंट है इसको जो है स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना। तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्केलर कंपोनेंट है, ये तीनों स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायरिंग एंड एडिशन, ये हमेशा आपको देता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब गेम को ज़रा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ गेम को अब आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कुछ यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको नीचे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल वर्क्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। तो 4 किलोमीटर वर्ड्स टूवर्ड्स द वेस्ट की तरफ एक गर्ल मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अ गर्ल मूव टूवर्ड्स द वेस्ट 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखो, ये मान लो ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है ना। तो टूवर्ड्स द वेस्ट 4 किलोमीटर गए, तो यहाँ पर मान लेते हैं ओ से ए, ये जो डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसको ज़रा सही से लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको आप ऐसे लिखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका 4 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और यहाँ से ये 4 किलोमीटर, इतना तो डिस्टेंस, ये पॉइंट ये है, ठीक है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन। देन शी वर्क्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 30 डिग्री एंगल भी समझ में आ रहा है, ईस्ट की तरफ मूव की है ये भी समझ में आ रहा है 3 किलोमीटर, लेकिन ऐसा लैंग्वेज क्यों दिया गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमेशा आपको ऐसे याद रखना है कि 30 डिग्री कौन सा डायरेक्शन में मूव करना है, ईस्ट की तरफ। 30 डिग्री एंगल तो बनाना है, लेकिन 30 डिग्री एंगल किसके साथ बनेगा, ईस्ट के साथ या फिर नॉर्थ के साथ। तो ऑफ के बाद जो होगा नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन के संग 30 डिग्री उसको एंगल बना के चलना है। तो जब भी ऐसा टाइप का लैंग्वेज दिया हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हमेशा आपको याद रखना है ऑफ के बाद जो डायरेक्शन है, ऑफ के बाद जो बताया गया है उसके साथ आपको 30 डिग्री बनाना है। तो मतलब ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के पैरेलल में मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ। तो वो मूव कैसा कर रही है, वो गर्ल्स की इस तरीके से मूव कर रही है कि इस पॉइंट ए के साथ जो पैरेलल नॉर्थ वेक्टर है, नॉर्थ डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके साथ आपको
30 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री एंगल। बनाने के बाद इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज को आप ध्यान रखें। एंड स्टॉप्स, तो ये यहाँ पर मान लेते हैं स्टॉप होती है बी पॉइंट पे जाके। क्लियर है। तो डिटरमाइंड, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वेट बेटा, यहाँ पर आपको निकालना है फाइंड द डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपर्चर। तो इनका डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए ओ बी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन में पहले वो मूव किया, देन शी रीच एट द पॉइंट ए, उसके बाद बी में गई है, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप ट्राइंगल लॉ को अप्लाई कर दीजिए। ट्राइंगल लॉ अगर अप्लाई करते तो कैसा आएगा, देखो पहला मूवमेंट ओ ए डायरेक्शन में, देन मूवमेंट हो रहा है ए बी डायरेक्शन में, तो इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये रिजल्टेंट को बाय ओ बी वेक्टर। तो अब आपको निकालना क्या है, सिर्फ ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ठीक है ना। अब आपको क्या पता है कि इस डायरेक्शन में आई कैप पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जे कैप पॉजिटिव है। ओ ए ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई वेक्टर है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेक्टर का 4 है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये -4 आई आएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ ये जो वेक्टर ए बी है इसका मॉड्यूलस आपको पता है 3 है। तो ये वेक्टर का अगर हम लोग कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर लेते हैं, मतलब ये वेक्टर है, ये अगर 30 डिग्री बनाया है नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, एक ऐसा वेक्टर आपको दिया गया है जिसका मॉड्यूलस आपको पता है इस वेक्टर का 3 है, और ये वेक्टर 60 डिग्री एंगल बना चुका है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस वेक्टर का अगर आप कंपोनेंट लेंगे, है ना, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर मॉड्यूलस जो है वो r है, r = 3। तो आप कैसे लिख सकते हो इस वेक्टर ए बी को, इसको आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर = इसका मॉड्यूलस जो है 3 cos 60 डिग्री प्लस इसको आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन, 3 sin 60 डिग्री, ये बन गया आपका जे कैप। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 3 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 आई कैप, प्लस ये 3 sin 60 डिग्री √3/2 जे कैप। ये हो गया आपका ओ बी वेक्टर जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले 8 - 3 -8 + 3, तो -5/2 आई ये आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 3 √3/2 जे कैप। ये हो गया ओ बी कैप, ठीक है ना। तो नाउ ये रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर से पूछें, इनबॉक्स में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर जो है किसी डायरेक्शन के ऑपोजिट में आ रहा है, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पर एक -4 आएगा। लेकिन जब आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हो परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल, तो एक जा रहा है इस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और एक जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब जे कैप के डायरेक्शन में। तो दोनों कंपोनेंट का जो है साइन पॉजिटिव रहेगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। चलो बच्चे, अब गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के एडिशन के बराबर है। मतलब मैं ऐसा अगर ले लूँ, ये मेरा बी वेक्टर है, और उसके बाद मैं ऐसा ले लूँ सी वेक्टर, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ज्वाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा ए वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये रिजल्टेंट है। तो ये कैसा बन रहा है, ये ट्राइंगल वेक्टर इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल्स आ गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ ए = b + c देन इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू होगा रिलेशन। तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ पता है कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। है ना। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से क्या पता चल रहा है कि ये सम ऑफ द
टू लेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड लेंथ। तो ये जो इज इट ट्रू, आंसर होगा नो, इट इज़ फॉल्स। तो जस्टिफाई योर आंसर बाय द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वी कैन से दैट इट इज़ फॉल्स। ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन यहाँ पर बता रहा है इक्वालिटी का, ये रिलेशन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉल्स रिलेशन है। ओके, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। ओके ना, चलो यहाँ पर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से पढ़े क्वेश्चंस को। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है फॉर विच ये एक यूनिट वेक्टर होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आर एक वेक्टर दिया हुआ है, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमको तो क्या लिखना होगा, आर कैप इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। तो ये आपको देगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये खुद में एक यूनिट वेक्टर है। तो लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो बाहर में एक्स है ना, इससे आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो कॉम्पोनेंट को। अब इसका आप मॉड्यूलस को ले लो, तो मॉड ऑफ आर ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, रूट 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर आ गया रूट के साथ और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स। अच्छा, ये वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर होना चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो 1 बाई रूट ओवर ऑफ 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होना चाहिए। तो नाउ फ्रॉम हियर वी गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1 बाई रूट 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे जुड़े रहे, कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। होप आपको अभी तक ये जो 5 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और वेक्टर को आप अच्छे तरीके से जो है समझ भी पा रहे हो। ठीक है ना। तो अब की बार लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, गेम को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप देखें, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स होना चाहिए। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर कैसा होगा, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5 यूनिट। चलो ये तो मुझे पता चल गया। और ये वेक्टर किसके साथ पैरेलल होगा, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दीज एंड दीज। ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो पहले मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके ना। तो ये दोनों वेक्टर को ऐड करके इसका रिजल्टेंट पता कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लिख लो, ए वेक्टर का वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस के, देन प्लस बी वेक्टर का वैल्यू है आई कैप माइनस 2j और प्लस के वेक्टर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2i प्लस आई 3i 3j माइनस 2j प्लस j, और यहाँ पर है माइनस के प्लस के, तो यहाँ पर तो ज़ीरो आ जा रहा है, माइनस के प्लस के को ऐड करने से ज़ीरो। तो ये वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना। तो आपका वेक्टर कैसा है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। आपका आर वेक्टर इस वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर का जो है ये निकाल लेते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड ऑफ आर ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो आएगा रूट ओवर ऑफ 10। ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अच्छा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका रिजल्टेंट को मैं कोई दूसरे नाम से लिखता हूँ, एस से। तो यहाँ पर हम आ जाएगा मॉड ऑफ एस। ठीक है। ये जो रिजल्टेंट को मैंने एस लिखा है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये है हमारा वेक्टर मॉड ऑफ एस जिसका वैल्यू है रूट 10। मैं एस कैप को कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये होगा एस वेक्टर बाय मॉड ऑफ एस। एस वेक्टर का वैल्यू क्या है, 3i प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एस दैट इज़ रूट 10। तो मैंने एक्चुअली ये रिजल्टेंट वेक्टर जो मैंने एस लिया है, ये एस वेक्टर के अलोंग में मैंने क्या निकाल लिया है, यूनिट वेक्टर। और कैसा वेक्टर है, आर वेक्टर जो है वो असल में इसका मॉड्यूलस जो है आर वेक्टर का लेना होगा। और ये किसके साथ पैरेलल है, ये रिजल्टेंट के साथ। तो रिजल्टेंट के अलोंग में यूनिट वेक्टर क्या है, एस कैप। तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 10 इंटू
एस कैप का वैल्यू देखिए आप, तो एस कैप का वैल्यू क्या आ रहा है 3i प्लस जे। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इस वेक्टर का रिजल्ट मॉड्यूलस जो है 5 दिया है, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 से, तो 5 इंटू एस कैप लिखना हम लोग को, तो ये एस कैप कैसा आ जाएगा 3i प्लस जे एंड divided by root over of 10, तो we can write 5 by root 10 then 3i plus j vector, ओके ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आपको हमेशा याद रखना कि किसी वेक्टर का अगर मॉड्यूलस दिया हुआ है और वो वेक्टर किसी दो वेक्टर के रिजल्टेंट के साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब पहले आप रिजल्टेंट निकालें और वो रिजल्टेंट के अलोंग में आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, बिकॉज आपका वेक्टर का मॉड्यूलस पता है, तो वो वेक्टर का मॉड्यूलस या फिर मॉड वैल्यू लेंथ इनटू वो यूनिट वेक्टर करने से रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि जिस वेक्टर को आपको कैलकुलेट करना है उसका मॉड्यूलस चाहिए और वो वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन आपको यहाँ से एस कैप से मिल जाता है। चलिए बच्चे गेम को और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 को पढ़िए बच्चे। ए कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k दिया हुआ है, सी वेक्टर भी दिया हुआ है। अब बता रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब एक ऐसा वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है ये वाला, और इस वेक्टर के अलोंग में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप सबसे पहले इस वेक्टर को कैलकुलेट करें, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू हम लोग के पास पहले से गिवन है, आई कैप जे कैप के कैप, माइनस बी वेक्टर 2i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, नाउ प्लस 3c वेक्टर आई कैप माइनस 2j वेक्टर एंड देन के वेक्टर के कैप। तो यहाँ से कितना होगा 2i माइनस 2i कैंसिल आउट, 3i, तो ये 3i हो गया, 2j प्लस j 3j माइनस 2j, तो ओनली j वेक्टर, 2k माइनस 3k, 2k माइनस 3k माइनस k प्लस 3k अगेन 2k। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 2i माइनस 2i कैंसिल आउट प्लस 3i, 2j माई प्लस j 3j माइनस 6j, 2j और प्लस j 3j और माइनस 6j, 3j माइनस 6j, तो ये हो जाएगा माइनस 3j, वेट माइनस 3j, और ये k वेक्टर है, तो 2k वेक्टर माइनस 3k वेक्टर माइनस k वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, तो ये हो गया आपका 2k वेक्टर, ठीक है ना बच्चे। एक बार कैलकुलेशन को आप ज़रूर मेरे कैलकुलेशन को चेक कर लेना, कभी कभार ये गड़बड़ हो जाता है। तो ये आर वेक्टर तो आपको पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप इसका पहले मॉड्यूलस निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड देन 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 18, 18 और 4 22 हो जाएगा। क्या निकालना है हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए आर कैप, तो इसका वैल्यू क्या है आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो ये हो गया 3i माइनस 3j एंड देन 2k वेक्टर डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ आर, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 22, ठीक है ना। चलो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू द 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि ये जो पॉइंट ए है 1 माइनस 2 माइनस 8, और एक पॉइंट बी है दैट इज़ 5 0 माइनस 2, और एक वेक्टर सी है 11 3 7 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर्स है, ये तीनों के तीनों कोलिनियर्स है, ए बी एंड सी, ये कोलिनियर्स है,
ठीक है ना। तो ए वेक्टर है 1 -2 -8, ये लिखने का दरकार नहीं है, एक बार लिख चुके हैं। तो इसको हमको क्या दिखाना है, लेट मी रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर, ये तीनों वेक्टर को आपको कोलिनियर दिखाना है। तो आप कोलिनियर कैसे दिखा सकते हो, एक है कि आप यहाँ से ए बी वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते, फिर बी सी वेक्टर को कैलकुलेट करते और ये शो कर देते हैं कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के जो है मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ये कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ए बी वेक्टर, तो ये कैसा आएगा b माइनस ए, तो 5 - 1 4, 0 -2 +2 -2 + 8 + 6। कैलकुलेट करते हैं बी सी वेक्टर, बी सी तो c - b 11 - 5 6, 3 - 0 3, 7 -2 9। तो अब एक चीज़ आप देखें, आपको अगर ये दोनों को कंपेयर करना है, मतलब 4 2 6 ये वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ 6 3 और 9 होता है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 4 = 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, 4/6 दैट मीन्स 2/3। अब यहाँ से देखिए 2 = 3 लैम्डा, तो दैट मीन्स लैम्डा = 2/3, और थर्ड केस से भी लैम्डा = 2/3 आएगा। तो दैट मीन्स बी सी वेक्टर को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वेक्टर आने वाला है ए बी वेक्टर। तो दैट मीन्स वन वेक्टर इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली सेक्शन फार्मूला को यूज़ करना होगा, कौन सा रेशियो में बी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग k/1 ले लेते हैं कि k/1 में ये b ac को डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये k से। तो c का कोऑर्डिनेट लेते हैं 11, उसको मल्टीप्लाई करते हैं k से, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं a का कोऑर्डिनेट को 1 डिवाइडेड बाई k + 1। ये वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ b हो जाएगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ b 5 है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 11k + 1 = 5k + 5। तो 11k - 5k दैट इज 6k, और यहाँ से 5 - 1 तो 4, तो k = 4/6 दैट मीन्स 2/3। तो देयरफॉर 2:3 रेशियो में ये पॉइंट बी डिवाइड करता है आपका लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड सी को, ठीक है ना। बी डिवाइड्स ए सी। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट मिल रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस थोड़ा सा रीड करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस लगता है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। पी और क्यू ये दो पॉइंट्स दिए हैं, पोजीशंस वेक्टर आपको बता दिया है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर p का है, और q का पोजीशन वेक्टर है 3 वेक्टर a वेक्टर - 3b वेक्टर, ठीक है ना। अब r कैसा पॉइंट है, ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब r कहीं यहाँ पर है, ये r है, तो ये पॉइंट r है, ये डिवाइड कर रहा है p q को एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2 में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, आर का पोजीशन वेक्टर हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे जो एक्सटर्नल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 × 2a, तो लिखेंगे 2 × 2a वेक्टर, और 2 × 2a वेक्टर, तो 2a + 2b वेक्टर, और डिवाइडेड बाय 1 × दिस वन, 1 × दिस वन। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो माइनस आएगा 1 × a वेक्टर - 3b वेक्टर डिवाइडिंग बाय 2 - 1, तो ये कितना आ रहा है, 4a वेक्टर - a वेक्टर, 4a वेक्टर - a वेक्टर, तो ये आ रहा है 3a वेक्टर, ठीक है ना। 2b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, तो ये आ रहा है 5b वेक्टर। तो r का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर,
ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखते हैं बेटा सही से, 5b वेक्टर हो गया ना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपको, एक्सटर्नल डिवीजन ऑल्सो सो दैट p इज़ द, और भी दिखाना है कि p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू का मिड पॉइंट निकालो। तो आर क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, अगर हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं तो इसका पोजीशंस वेक्टर है 3a प्लस 5b, और q का पोजीशन वेक्टर है q वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर a वेक्टर आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ले लो a वेक्टर, तो 3a प्लस a 4a वेक्टर बाई 2, तो 2a वेक्टर, एंड 5b माइनस 3b 2b वेक्टर बाई 2, 2b वेक्टर बाई 2 तो b वेक्टर। तो ये देखो नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो यहाँ से पता चल रहा है जो p जो है वो मिड पॉइंट है आर क्यू का। होप इफ यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दीज एंड दीज। क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है बेटे, तो मुझे इसको देखना होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। यहाँ पर है शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर दिस। तो आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कि अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेते हो, ये है हमारा एक्स एक्सिस, इसको वाई ले लेते और इसको जेड, ठीक है ना, ये ओरिजिन लेते। तो यहाँ पर एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं स्पेस में लाइक दिस। तो ये वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं p, ठीक है ना। तो बाई OP वेक्टर। अब यहाँ पर ये जो OP वेक्टर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, और यही वेक्टर यहाँ पर वाई एक्सिस के साथ भी बना रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपका एक एंगल बन रहा है जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। इसको अगर हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा और इसको गामा बोलते हैं। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर OP। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन, वो तो निकाल लिया हम लोग, ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो ये जो इक्वली इंक्लाइंड है मतलब अल्फ़ा का वैल्यू बीटा के बराबर और गामा के बराबर। तो आपका DCS फिर कैसा आ गया, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेते बेटे। तो ये तीनों कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया आपको, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इक्वली इंक्लाइंड हुआ तो ये डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू ये आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस का एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज़ कर देंगे। वो क्या होता है कि इन लोग का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 के बराबर है। तो आपका अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर मेरा सारा एंगल जो है वो अल्फ़ा के बराबर है। तो नाउ यू कैन टेक अल्फ़ा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1। तो नाउ 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1। तो नाउ वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3। देन यू कैन राइट कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर आंसर में जो है पॉजिटिव रखा है, असल में 2 डायरेक्शन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। ओके, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पर आप कॉस अल्फ़ा का वैल्यू ले लो 1/√3, फिर एक कॉस अल्फ़ा है 1/√3, ये डायरेक्शन कोसाइन है, तीनों इक्वल है, तो यही आंसर होगा, है ना। तो हेंस प्रूव्ड, तो इसको हम लोग प्रूव्ड कर पाए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अच्छा, लेट ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर कुछ गिवन है, सी वेक्टर कुछ गिवन है। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
एक ऐसा वेक्टर बताओ डी जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड सी डी का वैल्यू 15 है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये वेक्टर डी वेक्टर को हम लोग कुछ पहले एज्यूम कर लेते हैं। सपोज अल्फ़ा आई, बीटा जे और गामा के, ये मेरा वेक्टर है डी वेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो सी वेक्टर और डी वेक्टर का वैल्यू जो है आपको 15 प्रोवाइड किया गया। तो ये कैसा होगा, डी वेक्टर के साथ अल्फ़ा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डी वेक्टर के साथ सी वेक्टर का। तो सी वेक्टर गिवन है 2i j एंड 4k, तो 2 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा और 4 इंटू गामा 4 गामा, तो इसका वैल्यू आपको गिवन है 15। तो ये पहला इक्वेशन आपको निकल आया, इसको 1 नाम देते हैं। अब क्या करना है, अच्छा नाउ ये जो वेक्टर डी है ना, ये ए और बी दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मतलब मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और यहाँ पर एक वेक्टर बी भी है, ठीक है ना। अब ये दोनों वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है, कोई भी वेक्टर अगर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वेक्टर जो है डी, ये उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे ए और बी है। तो ये वेक्टर इनके क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी, इसका जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर के जो डायरेक्शंस होगा उसके साथ डी का डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए क्रॉस बी को पहले निकालते हैं। तो ये आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ए का है 1 4 2, तो 1 4 एंड 2। बी वेक्टर का है 3 -2 एंड 7। तो ये आपको क्या देगा, कैलकुलेट करते हैं। आई को निकालने के लिए आई को छुपा दो, रोज एंड कॉलम। तो 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 4 32i, ठीक है ना। देन माइनस जे लेते हैं, तो 1 इंटू 7 और 3 इंटू 6, तो ये सिर्फ माइनस जे आता है। के की तरफ चलते हैं, तो 1 इंटू 2 -2 माइनस 12 माइनस 14, तो ये कुछ 14 आ रहा है विथ नेगेटिव साइन। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना, क्योंकि भाई मैं कैलकुलेशन में थोड़ा वीक हूँ। 8 माइनस 22 4, 8 28 प्लस 4 32, जे निकालने के लिए 7 -6 1, के अलोंग में ये 1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 4 -12 -14, ये ठीक है। तो आपका वेक्टर कैसा है, इसके साथ आपका वेक्टर पैरेलल है। ये वेक्टर के साथ आपका जो वेक्टर है डी वेक्टर, ये पैरेलल है। मतलब इसको अगर हम लोग समथिंग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा आई देन बीटा जे एंड देन गामा के। ये जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएगा, डी वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, इसको लैम्डा टाइम्स लेते हैं, लैम्डा इज ए स्केलर, तो लैम्डा एक स्केलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब लैम्डा इंटू अल्फ़ा ये 32 के बराबर होगा, ठीक है ना। और लैम्डा इंटू बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटू बीटा इसको बराबर हो जाएगा -1 का, ठीक है ना। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ डीज एंड सी डी इज इक्वल टू 15। ओके, लैम्डा इंटू गामा ये बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटू गामा -14 के बराबर है, ठीक है ना। चलो तो एक बार देख लेते हैं, लैम्डा अल्फ़ा 32, लैम्डा बीटा -1, लैम्डा गामा -14। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये जो गिवन इक्वेशन 1 है इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 अल्फ़ा इंटू लैम्डा माइनस बीटा इंटू लैम्डा, और यहाँ से आएगा 4 इंटू गामा इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा मेरे पास 15 लैम्डा। अब इनका वैल्यू बैठाते हैं, ये लैम्डा अल्फ़ा का वैल्यू 32 इंटू 2 64 आ गया, माइनस बीटा लैम्डा का वैल्यू -1 है, और गामा लैम्डा का वैल्यू आपके पास 4 इंटू -14 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 15 लैम्डा।
तो इसको जैसा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 65 आ रहा है और यहाँ से 56 आ रहा है जो 15 लैम्डा के बराबर है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 56 65 और 56 9 आ रहा है ना, 9/15 इज इक्वल टू लैम्डा। तो 3 इंटू 3 3 5 से लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू 3/5 है। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, ये जो लैम्डा आपको जैसे पता चल गया तो आप अल्फ़ा बीटा गामा को निकाल सकते हो। यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दे, लैम्डा का वैल्यू आपको मिला है 3/5 इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 32। तो यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे यू इजीली गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। एक बार मैं कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। तो 2 इंटू अल्फ़ा लैम्डा, अल्फ़ा इंटू लैम्डा का वैल्यू 32, 32 इंटू 2 64, बीटा गामा -1, 4 इंटू गामा लैम्डा, 4 इंटू गामा लैम्डा, इसका वैल्यू क्या है दिया हुआ, 4 इंटू गामा लैम्डा है -14, 4 14 56। तो यहाँ से बच रहा है 5 नहीं 4 5 9, 56 प्लस 4 60, यस 9/15। तो 3 से काटेंगे 5, 3 3 से 9, यस लैम्डा का वैल्यू करेक्ट है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लो, 32 टाइम्स ऑफ 5/3, ये आपको अल्फ़ा मिल जाएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड बीटा एंड गामा, और ये तीनों वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर पुट कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी, फिर आपको डी मिल जाएंगे। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 में क्या बताया जा रहा है कि 13 में क्या पूछा गया है आपसे, देखते हैं। The scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vector this equal to 1। तो ये वेक्टर का सम लेना है, ठीक है ना। तो पहले इस दोनों वेक्टर का सम ले लेते हैं। तो इस सम्स को मैं एक नाम दे देता हूँ r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 5k, इसके साथ ऐड करना है आपको लैम्डा आई, देन 2j और उसके साथ 3k वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई बाहर ले लेते कॉमन, और यहाँ से 4 प्लस 2 6j, ठीक है ना, माइनस 5k प्लस 3k, तो ये होगा -2k वेक्टर। तो ये आपका r1 वेक्टर आ गया विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम। तो इसके अलोंग में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो नाउ आई एम गोइंग टू आर कैप कैसा होता है, r1 वेक्टर बाय मॉड ऑफ r वेक्टर होगा। तो इसका मतलब हमको मॉड्यूलस भी चाहिए, r1 वेक्टर का मॉड्यूलस चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो ये कैसा आएगा, रूट ओवर ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 40। तो नाउ आर कैप वेक्टर कैसा आ गया, आर वेक्टर 2 प्लस लैम्डा टाइम्स आई 6j एंड देन 2k, सॉरी ये 2 होगा, 2k वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉड्यूलस 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। तो ये आपका आर कैप आ गया। अब आपको क्या लेना है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, और एक नाम है डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट का और एक नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको स्केलर प्रोडक्ट लेना है विथ आई जे के। तो इसको मैं एक R2 वेक्टर बोल देता हूँ। तो अब मेरा R2 वेक्टर क्या है, I प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। तो ये R2 वेक्टर R1 वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर, तो ये कैसा हो जाएगा देखते हैं। सॉरी R1 R2 का नहीं लेना है, R2 वेक्टर के साथ R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक R2 वेक्टर इसके साथ R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विथ ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 1, और ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो नाउ 1, नाउ इट विल इम्प्लाइज R2 वेक्टर I वेक्टर
plus j vector plus k vector into this one 2 plus lambda I vector plus 6 j vector और यहाँ पर आ रहा है -2k वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। तो ये कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो नाउ यहाँ पर आएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2 डिवाइडेड बाय दिस होल क्वांटिटी। इस होल क्वांटिटी को आप वहाँ भेज दें तो ये कुछ ऐसा लगेगा दिखने में, विच इज़ इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर देन 40। अब यहाँ पर आप देखें 2 और ये 2 कैंसिल, तो लैम्डा प्लस 6 है आपके पास, तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये भी स्क्वायर कर देते हैं। तो नाउ वी हैव लैम्डा स्क्वायर देन 36 देन 12 लैम्डा। हियर वी हैव लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 लैम्डा एंड देन 40। तो नाउ लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 12 लैम्डा 8 लैम्डा, 12 लैम्डा से 8 लैम्डा माइनस करेंगे तो 4 लैम्डा, यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 36, तो यहाँ शिफ्ट करने से 4 प्लस 4 8, तो लैम्डा इजिकल टू आ रहा है आपके पास 2। लैम्डा का वैल्यू जो है वो 2 आ रहा है। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द आंसर वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में आंसर में जो दे रहा है वो लैम्डा का वैल्यू जो है वो 13 में लैम्डा का वैल्यू कुछ 1 आ रहा है। लेट मी चेक। यहाँ पर मैंने स्लाइटली मिस्टेक किया, ये 2 इंटू 2 4 लैम्डा होगा, 2 इंटू 2 4 लैम्डा, ठीक है ना। तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो ये होगा 8 लैम्डा, तो लैम्डा शुड बी 1, लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है, लैम्डा का वैल्यू 1। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। चलो गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। प्यारे प्यारे IITian बच्चों, आपको कैसा लग रहा है मैथ्स पढ़ने में नूर सर के साथ, ज़रूर मुझे बताएं और आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने व्यूज़ को शेयर करें। आपके कहीं पर डाउट है वीडियो सॉल्यूशंस में तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं इसी का वेट करता हूँ कि मेरे फ्यूचर IITian जो है मुझसे कुछ पूछेंगे और भी कुछ डाउट रहा तो मैं ज़रूर आप लोग को जो है अच्छा वीडियो मैथ्स का बना के दूंगा, सो दैट आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्यूचर में जो है या फिर करेंटली जो सिचुएशन है वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में मेरा एक टारगेट है कि क्लास 12 का पहले सारा वीडियो अपलोड कर देंगे, एक्सरसाइज का, मिसलेनियस का, प्रीवियस ईयर्स का एंड विद JEE मेंस एडवांस, और यहाँ से क्लास 10 का कर देते तो ताकि बच्चे जो है बोर्ड एग्ज़ाम पे जो अपियर किए उनका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा हो और वो इन्जॉय करें, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, बस आगे चलते रहना है, उपाय तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो मतलब ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। तो ये मैग्नीट्यूड को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ म्यू से, इसका जो है वैल्यू म्यू दे देता हूँ। अब आपके पास क्या है, सो दैट द वेक्टर इज़ इक्वली इंक्लाइन टू ABC, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर ज़ीरो है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो ज़ीरो आएगा, B वेक्टर के साथ C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, C वेक्टर के साथ A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। अब आपका वेक्टर जो है ABC एक नया वेक्टर है, सम ऑफ दिस 3 वेक्टर्स, ये इक्वली इंक्लाइन टू ABC होगा। तो इसके लिए आप एक काम करें, सबसे पहले आप मान लेते हैं ये जो A वेक्टर है और A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, इसके अंदर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज़ θ1। तो अब इसके बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो A डॉट A प्लस B प्लस C वेक्टर, तो अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डेफिनेशन क्या आएगा, यहाँ से A डॉट A, तो ये हो जाएगा A डॉट A, तो A का स्क्वायर, A डॉट B A डॉट C ज़ीरो हो गया। क्लियर है। अब
मॉड्यूलस ऑफ ए आपको पता है, मॉड्यूलस ऑफ ए म्यू है, तो म्यू स्क्वायर आ गया। इसको एक्सपेंड करते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, तो ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड देन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा वन विच इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वायर। अब आप देखो ये वैल्यू जो मॉड है ये म्यू के बराबर है, तो एक म्यू कट जाएगा, एक रह गया, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कॉस थीटा वन इज़ म्यू बाय ए प्लस बी प्लस सी, और इसका पूरा मॉड्यूलस है, तो इस मॉड्यूलस का मैं एक नाम दे देता हूँ लैम्डा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा वन का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा। तो सिमिलरली अगर हम लोग कॉस थीटा टू कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते क्या आता है। उस टाइम में आपको बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ज़ीरो, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, दैट मीन्स म्यू स्क्वायर। बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं सेम टाइप का रिजल्ट अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन यूज़ करते हैं मॉड ऑफ बी देन मॉड ऑफ दिस वन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड देन इसके एंगल जो है बिटवीन दिस टू वेक्टर थीटा टू ले लेते हैं, तो विच इज़ म्यू स्क्वायर। तो नाउ मॉड ऑफ बी ये म्यू हो जाएगा, और इसको तो मैंने लैम्डा लिया है, तो कॉस थीटा टू विच इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वायर। एक म्यू काट देते हैं क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो कॉस थीटा टू आपके पास क्या आ गया, म्यू बाई लैम्डा। तो सिमिलरली जब हम लोग कॉस थीटा थ्री निकालेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये भी आएगा म्यू बाई लैम्डा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि तीनों एंगल थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री सेम हो जाएगा। तो दैट मीन्स योर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी inclined with the same angle with the vector A, B and C vector. Hope all of you understand this. Okay ना। now गेम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अगर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर होता है, प्रूव दैट ये अगर इसके बराबर है इफ़ एंड ओनली इफ ए डॉट बी ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर। तो सबसे पहले इस रिजल्ट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ए डॉट बी जो है ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर। तो नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो नाउ व्हाट वी नोटिस दैट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर देन 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया, ए डॉट बी का वैल्यू ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पर ये गिवन है कि ये ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट, ये क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट इसका कन्वर्स पकड़ते हैं कि ए डॉट बी गिवन है कि ए डॉट बी ज़ीरो है, देन क्या होगा, जहाँ पर ए ज़ीरो बी ज़ीरो नहीं है, मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो एल एच एस लेते हैं, और एल एच एस में हमारे पास है ए प्लस बी वेक्टर एंड देन डॉट ए प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आप होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए इस प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड देन 2 इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी का वैल्यू ज़ीरो है, तो ये आपका आर एच एस आ गया। तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन था, मतलब ये इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो हम लोग दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर चुके हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक एंगल है, वो है थीटा। तो आपको पता है कि अगर थीटा होता है दो वेक्टर के बीच में, और जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो थीटा के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होता है, ये लेसर देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर आपका ए डॉट बी कैसा बता रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड देन कॉस थीटा वेक्टर, कॉस थीटा विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा, जहाँ पर थीटा जीरो से पाई के अंदर है, जीरो और पाई इंक्लूडेड है। तो आपको पता है कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कब होगा,
कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आ जाएगा, और आपके यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर मॉड ए और मॉड बी वेक्टर ये दोनों ही नॉन ज़ीरो वेक्टर है, दोनों का वैल्यू नॉन जीरो है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर क्या दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देन ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूज ए यूनिट वेक्टर। तो अगर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस 1 आ जाएगा। अब मॉड्यूलस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है स्क्वायर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मॉड्यूलस हट गया, और ये 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड देन 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है तो ये कैसा आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 -1। तो इसका मतलब ए डॉट बी वेक्टर ये हो गया -1/2, और इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड देन एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विच इज़ 1/2। तो ये 1 हो गया, तो दैट मीन्स कॉस थीटा इज -1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2π/3 होना चाहिए। 120 डिग्री में कॉस थीटा -½ देता है ना। तो गेम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 18 और 19 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग बेसिक लेवल का वो बता देते हैं, आप लोग इजीली सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आई कैप और जे कैप, अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कैसा आता है, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका वैल्यू होता है के कैप, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इसका वैल्यू आ जाएगा आई वेक्टर। नाउ के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसका वैल्यू आ जाएगा जे वेक्टर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के होने से क्या होता है, आई होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, आई क्रॉस के, तो के क्रॉस आई का वैल्यू जब जे है तो आई क्रॉस के, जैसे आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो ये -j हो जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास जे वेक्टर डॉट डॉट -j वेक्टर, नाउ प्लस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का वैल्यू के होता है, तो के वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे यहाँ पर नेगेटिव साइन है -1 देन 1, तो ये दोनों काट दो, आंसर 1। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। यहाँ पर बोला थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ए डॉट बी, उसका मॉड्यूलस डॉट सच दैट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये किसके बराबर है, क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड्यूलस के साथ बराबर है। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा देन होल मॉड्यूलस, यहाँ पर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी देन साइन थीटा, और ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर इप्सिलॉन कैप ले लेता हूँ, होल मॉड्यूलस। अब मॉड एक ऐसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको बाहर निकाल दें मॉड का, ये मॉड ऑफ बी एंड देन आपके पास कॉस थीटा के साथ एक मॉड्यूलस साइन रहेगा। यहाँ पर कैसा है, मॉड ऑफ ए देन यू हैव मॉड ऑफ बी एंड एंड साइन थीटा, ये इप्सिलॉन कैप का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा, देन यू हैव साइन थीटा का मॉड्यूलस। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है कि साइन थीटा मॉड्यूलस कॉस थीटा के मॉड्यूलस के बराबर है, दैट मीन्स टैन थीटा, इसका मॉड्यूलस जो है ये 1 आ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, थीटा जो है दो वेक्टर के बीच में एक एंगल है, तो ये टैन थीटा 1 आ रहा है, मतलब थीटा जो है क्या क्या हो सकता है, एक π/4 हो सकता है और एक 3π/4 हो सकता है, क्योंकि 3π/4 में माइनस आएगा और उसका मॉड्यूलस ले लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। और थीटा जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका रेंज पाई से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो आंसर 2 आना चाहिए, एक π/4 एक 3π/4, बट यहाँ पर π/4 ही ऑप्शंस में दिया हुआ है, बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हियर कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हियर ऑल्सो बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड हियर कैलकाटा, हियर अगेन बॉम्बे। और what about this question 17, Delhi is the correct answer. So hope all of you understand these vector problems based on the miscellaneous exercise. Sorry, it is on the
दिस टॉपिक इज़ ऑन द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग इसके साथ जुड़े रहे, नूर सर के साथ जुड़े रहे और मैथ्स को और भी अच्छे करें और खूब प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बट स्टडी करते रहे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।